Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, Traders to Rulers. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Battle of Plassey. हम लोग बैटल ऑफ प्लासी से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बेटा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। इस ईयर को बहुत ध्यान रखना बेटा। ये जो 7 लास्ट वाला फिगर है ना, ये हमारी कंट्री के लिए शायद लकी है। देखो बैटल ऑफ प्लासी हम हारे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमने आवाज़ तो उठाई। 1857 में हम हारे, पर कोई बात नहीं, हमने आवाज़ तो उठाई और फाइनली 1947 में हमें मिल गई आज़ादी। तो ये जो 777 है, ये हमारे लिए अच्छे ईयर्स है। देखो बैटल ऑफ प्लासी में कम से कम आवाज़ तो उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये बहुत था। जब हमने 1857 का रिवोल्ट किया, हमने आवाज़ उठाई, ये बहुत था। 1947 में हमें फाइनली आज़ादी मिल गई। चलो, तो बेटा अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे। जब रॉबर्ट क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला से मिलने आते हैं तो वो एक बार कोर्ट में पूरा चारों तरफ देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति को मैं ब्राइब दे सकता हूँ। और इस तरीके से अंदाज़ा लगाने के बाद जो क्लाइव होते हैं वो ब्राइब, जो सम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराजुद्दौला के कोर्ट के कुछ लोगों को बढ़िया अच्छी खासी ब्राइब देते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, इंक्लूडिंग द जनरल मीर जाफर। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर थे, उनको भी ब्राइब दे देते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और ब्राइब देने के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर तुम सिराजुद्दौला के साइड से नहीं लड़ोगे तो I'll give you the post of नवाब, मैं तुम्हें नेक्स्ट नवाब बना दूंगा। क्लाइव इंटरव्यूज अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो क्लाइव का कंटिन्यू इंटरवेंशन चल रहा था, इससे बैटल ऑफ प्लासी तो इनवाइटेड था ही, तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया 1757 में। मीर जाफर ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया बैटल फील्ड से। सिराज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। देखो सिराजुद्दौला को एंड तक पता ही नहीं था कि मीर जाफर क्या करने वाले। तो सिराजुद्दौला तो सोच रहे थे कि यार इतनी बड़ी आर्मी मेरे पास है, मैं ही जीतूंगा। वो पूरे प्रिपेयर होके कहाँ पहुँचे? बैटल फील्ड में पहुँचे। पर बाद में उन्हें पता चला कि भाई जो मीर जाफर है वो तो धोखा कर रहा है उनके साथ। जो उनका मिलिट्री कमांडर था वो तो अपने ट्रूप्स को लेके विड्रॉ कर गया, बैटल फील्ड में लड़ाई नहीं, और सिराजुद्दौला की सेना पड़ जाती है छोटी। सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उन्हें वहीं मार भी दिया जाता है। कंपनी फिर मीर जाफर को नया रूलर बना देती है एज प्रॉमिस्ड। मीर जाफर को जैसा प्रॉमिस किया गया था उस हिसाब से उन्हें नया रूलर बना दिया जाता है। और इसके बदले में बहुत लमसम अमाउंट जो मीर जाफर होते हैं वो किसको देते हैं? कंपनी को। मीर जाफर इतने पगले, वो इतने खुश हो रहे हैं, ओ माय गॉड मैं नवाब बन गया। पर ऐसा कुछ उन्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। अपने ही लोगों के साथ धोखा करके, चीटिंग करके आप नवाब बने तो क्या नवाब बने भाई? आज तक आपको चीटर के फॉर्म में बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, गद्दार आपको बोला जा रहा है, तो गलत बात है। तो बहुत सारा पैसा देना पड़ा मीर जाफर को, साथ ही साथ ज़मींदारी देनी पड़ी 24 परगनास की। बंगाल के 24 परगना की ज़मींदारी राइट देनी पड़ी किसको? मीर जाफर को, ब्रिटिशर्स को, है ना। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर से 24 परगना की क्या ले ली? ज़मींदारी ले ली, बहुत बड़े अमाउंट में पैसा ले लिया, फ्री ट्रेड के राइट भी ले लिए। मतलब मीर जाफर को समझ में नहीं आ रहा है, पर बकरा कटता जा रहा है। मीर जाफर को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा ब्रिटिशर्स मुझसे ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है ये हमसे ज़मींदारी राइट भी ले रहे हैं 24 परगना के, और तो और फ्री ट्रेड भी करेंगे हमारी टेरिटरी में। तो जो विक्ट्री थी प्लासी में, वो कंपनी को ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बना देती है बंगाल में। वो कंपनी जो अब तक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जानी जाती थी, अब धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल पावर बनेगी इंडिया में। और बेसिकली अभी तो उसका इन्फ्लुएंस कहाँ पर है? बंगाल में। अभी अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, पर बैटल ऑफ प्लासी के इमीडिएट बाद तो बंगाल पे इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश होने लगता है। इट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और इससे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस भी उनको समझ में आ जाती है। और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए अब ब्रिटिशर्स प्लान करेंगे कि यार हम हमारे कॉलोनाइजेशन के सपने को, ब्रिटिश शुरू से सोच रहे थे कि यार हम इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि अब हम हमारे कॉलोनाइजेशन के सपने को कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि ये तो रूलर मूर्ख है, इनके मिलिट्री कमांडर मूर्ख है, हम थोड़ा बहुत लालच इनको दे देंगे तो ये हमारे लिए काम करने लग जाएंगे।
ये राजा आपस में लड़ते हैं, हम एक के साथ हो जाएंगे, दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रूल एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। तो जो कंपनी होती है वो मीर जाफ़र को नया रूलर बना देती है। मीर जाफ़र इसके बदले उन्हें पैसा देते हैं, ज़मींदारी राइट दे रहे हैं 24 परगना की। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस ब्रिटिशर्स के हाथों में अब आ गई है। मीर जाफर फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड। इतना पैसा देने के बाद भी कंपनी कहती थी कि तुम तो हमारी कोई डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे हो। और एट एंड मीर जाफर के साथ हुआ भी ऐसे कि वो कंपनी की जो कंटिन्यू पैसे की डिमांड थी उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। मीर जाफर फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड। कंपनी की जो पैसे की डिमांड थी वो मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहे थे। 1760 में जो कंपनी थी वो डिपोज कर देती है मीर जाफर को कि भाई अब ये आदमी किसी काम का ही नहीं है, हमें पैसा ही नहीं दे पा रहा, तो इसका क्या करेंगे हम। और उनके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देती है। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को ले आती है कंपनी नया नवाब बना के। और रिटर्न में जो मीर कासिम होते हैं वो कंपनी को जमींदारी दे देते हैं बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग की। चिट्टागोंग, मिदनापुर, बुर्दवान इनकी जमींदारी राइट कंपनी को और मिल जाते। 24 परगना के तो मिले ही थे, वो मीर जाफर ने दे दिए थे। अब मीर कासिम ने और उसमें ऐड ऑन कर दिया, बुर्दवान दे दिया, मिदनापुर दे दिया, चिट्टागोंग दे दिया। अब होगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होगा? 1764 में। मीर कासिम प्लेस लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। मीर कासिम को ये बात समझ में आ गई थी बेटा, जल्दी समझ में आ गई इसको। और वैसे ये था भी एक इस टाइप का पर्सन कि इसे इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद था। तो होता क्या है कि मीर कासिम ये बोलते हैं कि भाई अब मैं लिमिटेड प्रिविलेजेस दूंगा कंपनी को, है ना, कंपनी को हर चीज़ में कंसेशंस नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत ट्रेड आप ट्रेड प्रिविलेजेस के अंदर करें, बाकी ड्यूटी पे करें, ऐसा मीर कासिम का सोचना था। कंपनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया मीर कासिम के खिलाफ। मीर कासिम हारे, क्या करेंगे, हारेंगे बेचारे। द कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिम एंड डिफीटेड हिम इन 1763 में हरा देते। मीर जाफर वॉज रिस्टोर्ड एज नवाब ऑफ बंगाल। और मीर कासिम को हराने के बाद वापस से कंपनी सोचती है यार इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, कम से कम ज़्यादा चू चू तो नहीं करता था, तो वापस से मीर जाफर को ले आती है। 1764 में मीर कासिम लिमिट लगा देता है ट्रेड प्रिविलेजेस पे कंपनी के। कंपनी को इस बात से आता है गुस्सा, वो वॉर छेड़ देते हैं मीर कासिम के खिलाफ। 1763 में मीर कासिम हार जाते हैं, तो वापस से कौन आ जाते हैं? मीर जाफर। ठीक है बात, मीर जाफर वापस से नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और फिर मीर जाफर। मीर कासिम अब अलायंस बनाते हैं नवाब शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, शुजा-उद-दौला उनके साथ, मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ जो कि अभी अवध में है। तो अब 3 फोर्सेस मिलके ब्रिटिश से लड़ने वाली हैं बेटा, एक तो बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा दिल्ली। पर वारे हमारी किस्मत या वारे ब्रिटिशर्स की किस्मत की जीत फिर भी कौन जाते हैं? ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस एट बक्सर। बक्सर में जो ब्रिटिश हैं वो डिफीट कर देते हैं कंबाइंड फोर्सेस को। मतलब कंबाइंड फोर्सेस का मतलब मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, जो कि कौन है? नवाब है, नवाब नहीं है मतलब मुगल एम्परर है। ये नवाब है अवध के, ये एक्स नवाब हैं बंगाल के, और शाह आलम टू ये दिल्ली मतलब मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से ये लड़ रहे थे। इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हरा देता है कौन? ब्रिटिशर्स। तो बैटल ऑफ बक्सर भी हम हारते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरह। और इस हार के बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगता है कि अहम ब्रह्म, मुझसे आगे तो कोई है ही नहीं, मुझसे तो अब कोई जीत ही नहीं सकता है। मतलब हाँ ठीक है, चलो। तो ब्रिटिश जो थे अब अनक्वेश्चनड अथॉरिटी बन जाते हैं बंगाल की। इनका अब कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अवध पे भी आता है क्योंकि अवध को भी हरा चुके हैं। मुगल एम्परर के ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस हो जाता है क्योंकि 64 में अकेला बंगाल नहीं हारा था, अवध हारा, शाह आलम टू हारे, मतलब दिल्ली भी हारे, अवध भी हारे। तो इन तीनों ही जगह पे ब्रिटिशर्स का अच्छा खासा होल्ड आ जाता है। अब हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट
कैसे रहे। मीर जाफ़र की डेथ हो गई बेटा 1765 में। नए नवाब चुने गए बंगाल के, ठीक है। द न्यू नवाब ऑफ बंगाल हैंडेड ओवर द मिलिट्री पावर्स क्रिमिनल जुरिडिक्शन टू द कंपनी। अब मीर जाफ़र की जैसी डेथ होती है 1765 में, जो नया नवाब चुना जाता है तो वो नया नवाब तो और ही बेवकूफ़ होता है। वो सारी मिलिट्री, सारे की क्रिमिनल जुरिडिक्शन, ये सारी पावर किसको दे देता है, कंपनी को दे देता है बेटा। और इसी साल में जो क्लाइव हैं वो अवध को वापस कर देते हैं सूजा उद दौला को। इसके बदले में जो सूजा उद दौला होते हैं वो बहुत सारा अमाउंट जो होता है वो क्लाइव को देते हैं, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें भी सिसीड कर देते हैं, कोरा और इलाहाबाद कंपनी को, ठीक है। तो अवध मिल जाता है वापस सूजा उद दौला का, पर किन कंडीशन पे कि भाई आप हमें इतना पेमेंट करो, साथ ही साथ हमें अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट दो। तो सूजा उद दौला कोरा और इलाहाबाद कंपनी को दे देते हैं। अवध बफर स्टेट की तरह काम करता है ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब न्यूट्रल जोन की तरह काम करता है, which would save Bengal from the direct impact and invasion from northwest। नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन हो रहे थे उससे बचा के रखता था बंगाल को कौन, अवध। देखो ये वाला जो रीजन है इंडिया का, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से जो भी इन्वेजन होंगे तो वो कोई भी बंगाल तक ना पहुँच पाए, क्योंकि बंगाल उस टाइम में रिचेस्ट प्रोविंसेस थे, सबकी नज़र बंगाल पे होती थी। तो यहाँ पर जो अवध था, अवध को एक इन्होंने बफर जोन की तरह रख रखा था जो न्यूट्रल था, जो सेफ रखता था किसको, बंगाल को, फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया है। एक फरमान जो कब आया 1765 में, उसके थ्रू शाह आलम टू ने कंपनी को दीवानी दे दी। कहाँ कहाँ की दीवानी दे दी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। दीवानी क्या होता है बेटा, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर या रेवेन्यू कलेक्शन राइट। दीवानी क्या है, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर, या तो फिर आप बोल दो रेवेन्यू कलेक्शन राइट। तो एक फरमान लिखा शाह आलम टू ने 1765 में, और कंपनी की को दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, परमानेंट बेसिस पे। इसके बदले कंपनी ने कोरा और इलाहाबाद दे दिया, एंड एन एनुअल ट्रिब्यूट, एक एनुअल ट्रिब्यूट की बात हुई, कोरा इलाहाबाद वापस कर दिया। शाह आलम टू जो थे वो इलाहाबाद में रहने लगे अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। फिर से सुनो, शाह आलम टू जो नवाब थे, भाई नवाब नहीं थे बेटा, ये मुगल एम्परर थे, इन्होंने दीवानी राइट दे दिया कंपनी को, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। कंपनी खुश, कंपनी ने बोला ओके चलो हम तुम्हें कोरा और इलाहाबाद देते हैं। तो जो शाह आलम टू थे वो दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद आगे रहने लग गए, और उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करते थे कौन, कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम टू को प्रोटेक्शन दे रही थी। जो कंपनी थी अब वर्चुअल रूलर बन गई थी बंगाल की, पूरा कलेक्शन जो था रेवेन्यू का वो कंपनी के पास ही था, मिलिट्री कंपनी देख रही थी, क्रिमिनल जुरिडिक्शन कंपनी के पास था। तो रेवेन्यू का जो पार्ट था बंगाल से, वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, मतलब टैक्स जो लोगों के ऊपर लगता वो कलेक्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो उसका कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट ही बंगाल में रहने देती, थोड़ा बहुत लोगों के ऊपर खर्च करती, बाकी मैक्सिमम पार्ट से वो इंडिया से ही कॉटन, सिल्क, जूट परचेस करके अपनी इंडिया, अपनी इंग्लैंड, अपनी मदर कंट्री को पहुंचा देते थे। ठीक है बात। पहले ब्रिटिशर्स को इंडिया से कुछ खरीदना होता था तो गोल्ड में, सिल्वर में पेमेंट करना पड़ता था, पर अब जैसे ही बंगाल में दीवानी राइट इनको मिल जाते हैं बेटा, ये हमसे ही पैसा इकट्ठा करते हैं और हमसे ही आधे अधूरे दामों पे चीज़ें खरीद लेते हैं। तो देखो ब्रिटिशर्स का दोहरा फ़ायदा हो रहा है, उन्हें हमें कुछ देना ही नहीं पड़ रहा और हमसे खरीद के इतना सारा कुछ ले जा रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, किस्मत, कुछ हमारी बेवकूफ़ी। जो कंपनी थी वो वर्चुअल रूलर बन जाती है बंगाल की, और उसका पूरा राइट हो जाता है रेवेन्यू कलेक्शन पे, मिलिट्री पे और क्रिमिनल जुरिडिक्शन पे। वो रेवेन्यू का जो पार्ट होता है बंगाल से जो उसे मिल रहा है, उससे वो परचेस करते, खरीदते इंडियन गुड्स, हमसे ही सिल्क, कॉटन, जूट खरीद के अपनी कंट्री में पहुंचा देते। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहीं से पूरा करते, ट्रूप्स को मेंटेन यहीं से कर रहे थे। देखो ब्रिटिशर्स अपने लिए ट्रूप को मेंटेन कर रहे थे, ब्रिटिश फोर्सेस को, पर खर्चा इंडिया से ही निकाल रहे थे। उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे, जो इनके गवर्नर जनरल्स होते थे, उन सब का पेमेंट वो किससे ही करते थे, हमारे रेवेन्यू से ही कर रहे थे। जो नवाब का ऑफिस था उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगी कंपनी और
रिस्पॉन्सिबल होगा नवाब, जिसके पास पैसा ही नहीं है। बेटा बिना पैसे के कोई काम होता है क्या? नहीं होता। तो बेचारे नवाब की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। नवाब्स ऑफिस वॉज रिड्यूस टू अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवाब के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। कंपनी इंजॉय कर रही है पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के पास रिसोर्सेज सारे हैं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है। आज हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, रोड बना रही है, डैम बना रही है। तो हमें लगता है ठीक है यार, हमारे टैक्स के पैसे का कुछ तो ठीक यूज़ हो रहा है। पर यहाँ पर कंपनी जो थी वो हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारे गुड खरीद के इंग्लैंड पहुँचा देती थी, अपने ऑफिसेज़ को मेंटेन करती थी, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं करती थी। और सारा काम दे दिया नवाब को। अब वो बेचारा नवाब, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से काम करे। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को कहा गया ड्यूअल गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतना सब कुछ हमारे लिए कर पा रही है, वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में पैसा है। पर बेचारा जो नवाब है वो भी सब कुछ करना चाह रहा है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है, वो क्यों, कैसे कर पाए? तो ये जो सिस्टम था कि भैया रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ब्रिटिश और एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी होगी नवाब की। देखो दो लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसे ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया। ड्यूअल गवर्नमेंट में कौन कौन? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और दूसरी नवाब की भी गवर्नमेंट है। ये कब तक चला? 1772 तक। बंगाल ने बहुत सफ़र किया बेटा इस सिस्टम के थ्रू। बहुत ऑपरेशन होने लगे। कंपनी के जो सर्वेंट थे वो बहुत सारे लोगों को मजबूर करते, बहुत सारे लोग ज़मीनें छोड़ के चले जाते, जंगल में भाग जाते। ये जो सिस्टम था दिस कंटिन्यूड इवन व्हेन अ सीवियर फेमाइन स्ट्रक इन बंगाल इन 1770 में जो बंगाल में फेमाइन आई थी बच्चा, उस टाइम में भी यही ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिशर्स इंडियन की फेमाइन से कोई मतलब नहीं रखते थे, नवाब मतलब रखते थे, पर नवाब के पास पैसा ही नहीं था। तो ये सिस्टम तो सच में बहुत ही ख़राब था। बंगाल सफ़र कर रहा था, पर कंपनी के सर्वेंट और ज़्यादा प्रॉस्पर होते जा रहे थे, ग्रो करते जा रहे थे, है ना। बहुत सारे इनमें से हम्बल बैकग्राउंड से थे, उन्हें बहुत लो सैलरी मिलती थी। बट मेनी ऑफ देम अक्वायर्ड एनोरमाउस वेल्थ फ्रॉम इलीगल ट्रेड। बहुत सारे जो ऑफिसर्स आए थे कंपनी के, सर्वेंट जो थे, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के थे, बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, सैलरी भी उनकी कम थी। पर जब वो यहाँ पर ट्रेड करने लगे, प्राइवेट ट्रेड करने लगे, इलीगल प्राइवेट ट्रेड करने लगे, तो उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। इनोरमाउस मतलब होता है बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। तो जब ये इंग्लैंड जाते तो इनकी जो वेल्थ होती उससे इंग्लिश सोसाइटी के लोग एनवी होते, जेलस होते, विच कॉल दैम नबूब्स। और वो जो इंग्लिश सोसाइटी के लोग होते वो उन्हें नबूब्स कहने लगते। एन अडॉप्शन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। इंडिया में जो वर्ड है नवाब, ये लोग इतना पैसा लेके जाते कि वहाँ इतनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को स्पेंड करते कि जो इंग्लिश लोग होते हैं वो इनसे जेलस एनवी होते, और इन्हें नाम दे दिया उन्होंने नबूब्स। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं, कहाँ के? बंगाल के। ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं और अब जो बंगाल है वो डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद स्टार्ट हो गया था बंगाल में, और एक्चुअली में बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी नहीं, जब शाह आलम टू ने पूरी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवाने राइट, रेवेन्यू कलेक्शन राइट जब ब्रिटिशर्स को दे दी, उस टाइम से ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। और 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं वो इस सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं और पूरा के पूरा जो बंगाल है वो डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। अब बंगाल तो बहुत पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल। बंगाल के बाहर भी क्या ब्रिटिशर्स को जीत रहे थे? नहीं जीत रहे थे। 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। ऑल इंडियन टेरिटरीज ऑफ द कंपनी ने जिन जिन भी टेरिटरीज को इंडिया में जीत लिया था उनके सबके ही गवर्नर जनरल बन जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग 1773 में। कब बेटा? 1773। आज ये स्टाइलर काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही। स्टाइलर मतलब वो पेन जिससे ये स्क्रीन चलती है, पर पता नहीं क्यों वो पेन प्रॉपर रन नहीं कर रहा है तो स्क्रीन हिल रही है। चलो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं। सारी इंडियन टेरिटरीज जो भी कंपनी की है ये कलकत्ता को अपना कैपिटल बना लेते हैं। तो कैपिटल किसको बनाते हैं? कलकत्ता को। इस टाइम में जो कंपनी थी उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था बंगाल पे, मद्रास पे, बॉम्बे पे। ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे पे सीधा कंट्रोल था कंपनी का, और इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर रहे थे अवध को और कार्नेटिक को।
3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे अब तक, जो कंपनी दिल से चाहती थी हमारे हो जाए, पर 18 स्टेट्स में इतने महारथी बैठे थे कि इतनी आसानी से तो कंपनी को नहीं मिलने वाले थे। वो डेक्कन के 3 स्टेट्स थे। देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स। वो नेटिव पावर्स थी, या जिन्हें मैंने स्टेट्स कहा, वो नेटिव स्टेट्स थे। नेटिव पावर थी मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदर अली ऑफ मैसूर। मैसूर के हैदर अली, हैदराबाद के निज़ाम और मराठास। पॉलिसी टुवर्ड्स अवध एंड रोहिलखंड। 1772 में जो मराठास होते हैं वो एस्कॉर्ट करते हैं शाह आलम 2 को और उन्हें वापस इलाहाबाद से दिल्ली ले आते हैं। इससे जो अवध होता है वो इन्वेजन के डेंजर में आ जाता है। अवध को बफर जोन की तरह रिटेन करने के लिए कि भाई अवध तो हमारे साथ हमेशा रहे, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कोरा और इलाहाबाद वापस से नवाब ऑफ अवध को दे देते हैं। इसके बदले में थोड़ा सा पैसा मांग लेते हैं वो नवाब से। जो नवाब थे उन्हें अब कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ रहा था। देखो खर्चा नवाब का, पर ट्रूप किसके मेंटेन हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के। बाद में जो कंपनी थी उसने अवध को हेल्प किया रोहिलखंड को एनेक्स करने में, और इससे जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था वो रिवर यमुना तक पहुंच चुका था। मतलब अब ब्रिटिशर्स, कंपनी की जो आर्मी है वो हेल्प करी अवध को कि चलो तुम रोहिलखंड को एनेक्स कर लो। जैसे रोहिलखंड एनेक्स होता है तो अवध लगभग किसके इन्फ्लुएंस में था, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में था। मतलब रोहिलखंड भी किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो रिवर यमुना तक का जो एरिया होता है ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में है। नाउ मैसूर वॉर्स। बेटा जो टेरिटोरियल एक्सपांशन था मैसूर का, वो हुआ किसके अंदर, हैदर अली के अंदर। हैदर अली जो थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जो मैसूर था उसकी टेरिटरी को बढ़ा रहे थे, टेरिटोरियल एक्सपांशन हो रहा था। तो इसकी वजह से कंपनी बहुत परेशान थी कि भैया इंडिया में एक व्यक्ति ऐसा है जो टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहा है और हमें ना ट्रिब्यूट दे रहा है, ना ही हमसे मदद ले रहा है, तो गलत बात है। कैसे मैसूर के हैदर अली बिना हमें कॉन्फिडेंस में लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स थोड़े से डरे हुए थे हैदर अली से। जो मराठा थे और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो भी परेशान थे। कंपनी तो थी ही थी, पर मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी परेशान थे किससे, हैदर अली से। पर जो कंपनी थी वो चाहती थी कि फ्रेंच पोर्ट माहे पर उनका कंट्रोल हो जाए, विच वॉज मैसूर्स ओनली आउटलेट टू यूरोपियन ट्रेड। मैसूर का ये एक अकेला आउटलेट था यूरोपियन ट्रेड का, पर जो किसके कंट्रोल में था, फ्रेंच के कंट्रोल में था माहे। 1767 से 1799 तक कंपनी ने 4 वॉर लड़े मैसूर के साथ, मैसूर को क्रश करने के लिए। फिर से ध्यान से सुनो, इसमें बहुत कुछ अच्छा है पढ़ने के लिए। बेटा पहली बात तो हेडिंग है मैसूर वॉर्स। मैसूर अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहा था क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे। राजा कौन थे, हैदर अली। इस वजह से कंपनी भी परेशान थी, मराठा भी परेशान थे और निज़ाम भी परेशान थे हैदराबाद के। सोच रहे थे यार कि ये व्यक्ति कैसे इतना एक्सपांशन कर सकता है, ऐसा ना हो ये हमारी टेरिटरी एक्वायर कर ले। पर जो कंपनी थी उसका सिर्फ एक ही लेन देन था कि भैया जो फ्रेंच पोर्ट है माहे वो किसी तरीके से हमारे पास आ जाए। ये मैसूर का अकेला आउटलेट था यूरोपियन ट्रेड का। 1767 से 1799 तक कंपनी 4 बार लड़ेगी, 4 मैसूर वॉर लड़ेगी मैसूर की पावर को क्रश करने के लिए। पहले जो 3 मैसूर वॉर होते हैं हैदर अली जो होते हैं वो पहले बार में जीत जाते हैं। पहले 3 मैसूर वॉर का हम पढ़ रहे हैं, तो जो पहला वॉर था उसमें हैदर अली जीत जाते हैं, जो होता है 1767 से 69, 2 साल चलता है। पर उनकी डेथ हो जाती है जब वो सेकंड मैसूर वॉर लड़ रहे होते हैं 1780 से 84 तक। पर इनका जो बेटा रहता है टीपू सुल्तान, वो वॉर को कैरी आउट करता है जब तक पीस नहीं इस्टेब्लिश हो जाती। फिर से ध्यान से सुनो, फर्स्ट 3 मैसूर वॉर। तो पहला जो मैसूर वॉर होता है उसमें हैदर अली जीत जाते हैं, ठीक है, जो कब से कब तक था, 1767 से 1769। उनकी डेथ हो जाती है सेकेंड मैसूर वॉर में, जो चलता है 1780 से 84 तक। उनका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो वॉर को कंटिन्यू रखता है, कब तक, जब तक पीस नहीं आ जाती। इसी टाइम में जो फ्रेंच थे वो भी ट्रेड राइवल बनने के शाइन को दिखा देते हैं ब्रिटिशर्स को। अराउंड दिस टाइम, इसी टाइम में जो फ्रेंच थे वो वंस अगेन शोइंग साइंस ऑफ बिकमिंग ट्रेड राइवल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो ब्रिटिश बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया में उनके अलावा कोई और ट्रेड करे,
स्पेशली फ्रेंच तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर फ्रेंच बार बार राइवलरी को दिखा रहा था अपनी। टीपू सुल्तान के बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप थे फ्रेंच के साथ। इनका जो टीपू सुल्तान थे उनका अटेम्प्ट था कि वो ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड को मालाबार कोस्ट से ना होने दें, एंड इज अटैक्ड ऑन त्रवणकोर। और टीपू सुल्तान ने त्रवणकोर पे अटैक भी किया, जो अकेला सोर्स था पेपर का ब्रिटिशर्स के लिए। और इसी वजह से होता है थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 92 तक। फिर से ध्यान से सुनो, ब्रिटिशर्स फ्रेंच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही थी इंडिया में, पर फ्रेंच बार बार अपनी राइवलरी को शो कर रहे थे। टीपू सुल्तान की बहुत अच्छी बनती थी फ्रेंच के साथ। अब टीपू सुल्तान का एम था कि वो जो स्पाइस ट्रेड मालाबार कोस्ट से हो रहा है उसको नहीं होने देना है, इसीलिए वो त्रवणकोर पे अटैक करते हो। त्रवणकोर पेपर, पेपर मतलब होता है काली मिर्ची, अकेला ऐसा पोर्ट था जहाँ से, अकेला ऐसा एरिया था जहाँ से काली मिर्च मिल रही थी ब्रिटिशर्स को, द ओनली सोर्स ऑफ पेपर फॉर द ब्रिटिश। इस वजह से होता है थर्ड मैसूर वॉर। ब्रिटिश बोलते हैं अच्छा हमें काली मिर्च नहीं लेने दोगे, ऐसा कैसे? तो जो ब्रिटिश होते हैं, जो निज़ाम होते हैं और जो मराठा होते हैं, तीनों अलायंस बना लेते हैं। अब सोचो मराठा भी कितने बेवकूफ़ थे कि अलायंस बना रहे थे किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। अकेले टीपू सुल्तान को हराने के लिए कितने लोग आए हैं देखो, ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ये तीनों अलायंस बना के टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। बहुत बड़ा जो पार्ट होता है टीपू की टेरिटरी का, उसे ये ब्रिटिश, हैदराबाद मतलब निज़ाम और मराठा आपस में बांट लेते हैं। टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा अमाउंट फाइन के तौर पे करना होता है, और अपने दोनों बच्चों को भी ब्रिटिश कैंप में होस्टेज की तरह रखना पड़ता है। नाउ सब्सिडरी अलायंस, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में जरूर इंक्लूड होता है सब्सिडरी अलायंस। 1 मार्क में तो ऐसे इंट्रोड्यूस हो सकता है आपके पेपर में ये कि सब्सिडरी अलायंस कब आया, किसने बनाया, या ऐसे आ सकता है राइट डाउन द सिस्टम और एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ध्यान रखना 1798 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सले, इन्होंने सब्सिडरी, लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये है लॉर्ड वेल्सले। इन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, फ्रेंच इन्फ्लुएंस के सारे ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए बनाया था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। जो निज़ाम थे वो पहले रूलर थे जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। तो सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को लाने वाले थे, कौन लाने वाले थे बेटा? रिचर्ड वेल्सले। इधर पे लिखा है लॉर्ड वेल्सले, तो लॉर्ड तो वो रिस्पेक्ट के लिए लगा देते थे, तो इनका नाम था रिचर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने, जो कि गवर्नर जनरल थे, 1798 में सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये फ्रेंच के ट्रेसेस को बिल्कुल मिटा देना चाहते थे, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ये सिस्टम लेके आए। वो रूलर जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेगा उसे क्या क्या करना है, उसे ब्रिटिश के ट्रूप्स को मेंटेन करना है अपनी एरिया में, अपने स्टेट में, और उनका खर्चा भी खुद ही उठाना है। मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट हिज ओन कॉस्ट और सीट सम टेरिटरीज फॉर द पर्पस। या तो तुम ब्रिटिश ट्रूप्स को अपने एरिया में मेंटेन कर लो, या आपकी टेरिटरी का कुछ एरिया छोड़ दो, उसे सीट कर दो, मतलब ब्रिटिशर्स को दे दो, तो वो आपके बिहाफ पे मेंटेन कर लेंगे किसको? ट्रूप्स को। एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम द स्टेट। आपके स्टेट में अगर एक भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर है तो उसे एक्सपेल कर दो। अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करोगे तो आपके पास में इंग्लैंड के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए यूरोप से, सारी यूरोपियन पावर एक तरफ और इंग्लैंड एक तरफ। अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज हिज रिलेशन विथ अदर इंडियन स्टेट्स। और इस सिस्टम सब्सिडरी अलायंस जब एक किंग साइन कर लेगा तो इंडियन स्टेट्स की जितने भी रिलेशन दूसरे स्टेट्स के साथ होंगे उन्हें भी ब्रिटिश ही सुपरवाइज करेंगे। जैसे एक्स है, एक्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, तो वाई के साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, जेड के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे होंगे, ए के साथ कैसे होंगे, ये ब्रिटिश ही डिसाइड करेंगे। और तो और इन्हें ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने कोर्ट में भी रखना पड़ेगा। जो रेसिडेंट होगा वो कंटिन्यूसली इंटरफेयर करेगा दिन डे टू डे वर्क में, जो भी राजा काम कर रहा होगा उसके डे टू डे वर्क में ब्रिटिश रेसिडेंट हमेशा इंटरफेयर करता रहेगा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करता रहेगा और कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करता रहेगा। ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं इसके बदले में, अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करोगे तो ब्रिटिश आपको प्रोटेक्शन देंगे, कोई भी रूलर आपकी टेरिटरी को इन्वेड नहीं करेगा। जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेगा ब्रिटिश की प्रोटेक्शन उसे मिलेगी। कोई भी फॉरेन इन्वेडर, इंडियन किंग, इंडियन उसका एनिमी, कोई उनके ऊपर अटैक करेगा तो ब्रिटिश उन्हें बचा लेंगे।
बट दे ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डिपोज द रूलर इन केस ऑफ एनी लैप्स। पर ब्रिटिशर्स ये भी बोलते थे कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई तो हम तुम्हें ही भगा देंगे तुम्हारे किंगडम से, तुम्हारा किंगडम लैप्स हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जो ब्रिटिश थे वो इस राइट को एक्सरसाइज भी करते हैं इन डिपोजिंग द रूलर ऑफ तंजौर, पहले से तंजावुर कहा जाता है। सूरत, कार्नेटिक, सूरत के, कार्नेटिक के और तंजावुर के जो रूलर्स होते हैं उन्हें डिपोज कर देते हैं ब्रिटिश, क्योंकि वो जो कंडीशंस होती है सब्सिडरी अलायंस की उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.